नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों, प्रेज़ेंट एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे देश के 10वें राष्ट्रपति के आर नारायणन के बारे में। आइए जानते हैं विस्तार से। के आर नारायण बहुत ही प्रभावशाली इन्हें माना जाता है। एक मेहनती व्यक्ति थे जिन्होंने कड़ी मेहनत करके विपरीत परिस्थिति में सफलता हासिल की। के आर नारायण का जन्म बहुत गरीब दलित परिवार में हुआ था। याद रखिए, दलित है। उन्होंने पढ़ाई व काम के लिए कड़ी मेहनत की और के आर नारायण देश के 10वें राष्ट्रपति और जो पहले दलित और मलयाली राष्ट्रपति थे। जो अभी आपके अभी जो कोविंद साहब हैं, ये भी दलित राष्ट्रपति हैं, याद रखिए। ठीक है। तो इनका पूरा नाम क्या था? के आर नारायण साहब का कोचेरिल रमन नारायण। क्या नाम था? कोचेरिल रमन नारायण स्वतंत्र भारत के पहले दलित और मलयाली राष्ट्रपति थे। इनका जन्म होता है आपका 27 अक्टूबर 1920 में। कब? 27 अक्टूबर 1920। कहाँ होता है? केरल के एक छोटे से गांव पेरुमथोनम ऊझाबूर में, एक त्रवणकोर में है। याद रखिए, केरल में। वैसे इनका जन्म 4 फरवरी 1920 को हुआ था, लेकिन जब इनके अंकल स्कूल में इनका दाखिला के लिए गए तो सही तारीख पता न होने की वजह से इन्होंने 27 अक्टूबर 1920 लिखवा दी थी। तो याद रखिए, अभी भी आप लोग देखते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ स्कूल में अलग होती है और रियल में आपकी जन्म किसी और डेट को होता है। तो यही इनके साथ हुआ। तो इसके बाद से आप जानते हैं कि वही डेट याद रखी जाती है जो मार्कशीट में रहती है, यानी कि स्कूल में जो एडमिशन के समय याद रखी जाती थी। तो इनकी यही तारीख है, 27 अक्टूबर 1920। इसके बाद से इसे ही ऑफिशियल मान लिया गया है डेट। के आर नारायण बहुत गरीब परिवार के थे। वे परवान जाति के थे, जिनके अनुसार उन्हें नारियल तोड़कर अपना भरण पोषण करना होता था। इनके पिता का नाम था कोचेरिल रमन विदियार और माता का नाम था पुन्ना थटूराविधि पप्पियम्मा। याद रखिए, दक्षिण भारत में ऐसे ही नाम रखे जाते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि दक्षिण भारत में इसी तरह के आपने नाम सुना होगा। के आर नारायण के पिता ने भारतीय पद्धति की चिकित्सा शिक्षा व आयुर्वेद का गहराई से अध्ययन किया था। उन्हें इसकी अच्छी समझ थी, जिसकी वजह से सभी उनका बहुत सम्मान किया करते थे। के आर नारायण 7 भाई बहन थे। कितने? 7 भाई बहन थे और वे चौथे नंबर के थे। इनकी एक बड़ी बहन गौरी होम्योपैथी थी। गरीब होने के बावजूद इनके पिता ने शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी है। याद रखिए, पढ़े लिखे परिवारों में यही रहता है कि घर में खाने की व्यवस्था हो या नहीं, लेकिन वो बच्चों को पढ़ाने पर विशेष जोर देते हैं और वो अपने हिसाब से सही करते हैं। आप सोचिए कि अगर आपका बच्चा पढ़ लिख कर कुछ कर जाता है तो वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। और अगर आप सोचते हैं कि आज पेट भर लें, बच्चों को रहने दीजिए, तो आप अपने पैर पर तो कुल्हाड़ी पटक रहे हैं, साथ में आप लोग अपने बच्चों की ज़िंदगी से भी खेल रहे हैं। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए ज़रूर आप लोग। और मेरी इच्छा तो है कि पूरा देश में शिक्षा स्वास्थ्य का इस तरह की व्यवस्था फ्री होनी चाहिए, बिल्कुल कोई भी वंचित ना रहे। स्वास्थ्य क्षेत्र से कोई भी वंचित ना रहे, शिक्षा से भी कोई वंचित ना रहे। के आर नारायण की प्रारंभिक शिक्षा 1927 में ऊझाबुर के अवर प्राथमिक विद्यालय में हुई। उस समय आने व जाने का उचित साधन नहीं होता था, जिस वजह से शिक्षा के लिए उन्हें रोज 15 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। के आर नारायण जी के पिता के पास इतनी राशि भी नहीं होती थी कि वे अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला के लिए शिक्षा शुल्क दे सकें, जिस वजह से बालक नारायण को हमेशा अपनी क्लास के बाहर खड़े होकर ही शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। आप समझ सकते हैं कि उस समय क्लास के बाहर खड़े होकर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। आज के बच्चों को देखिए, पूरी व्यवस्था दी जा रही है, फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो उस समय के लोग, जो भी बच्चे हुआ करते थे, मेहनती भी थे। और आज के बच्चों को देखिए, 4 व्हीलर, सभी को ऐसी स्कूल जाने के लिए 4 व्हीलर, किसी को बाइक, मोबाइल, लैपटॉप, हर तरह की सुविधा दी जा रही है, फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं। के आर नारायण जी के पास किताबें खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे।
वे अपने दोस्तों से किताब लेकर नकल कर कर लेते थे। 1931 से 35 तक के.आर. नारायण ने आवर लेडी ऑफ लोरदी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। सन 1937 के आर नारायण जी ने सेंट मैरी हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्कॉलरशिप की मदद से आर नारायण जी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा कोट्टायम के CMS की स्कूल से 1940 में पूरी की। 1943 में उन्होंने BA और MA इंग्लिश लिटरेचर में त्रिभुवनकोर विश्वविद्यालय से किया। वे पहले ऐसे दलित थे जिन्होंने फर्स्ट क्लास में अपनी डिग्री पूरी की। आपको यहाँ बता दें, अधिकतर बच्चों को अब आप देख सकते होंगे कि लैपटॉप, फोन, गाड़ी, बाइक, कार, ये सभी आपकी टाइम को बचाने के लिए आई हुई थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मोबाइल को किस लिए आया था? मोबाइल इसलिए कि उसका उपयोगी कुछ हो सके, टाइम बच सके। 24 घंटा तो आज से पहले भी हुआ करता था एक दिन में, और 24 घंटा आज भी होता है। लेकिन हम आजकल क्या कर रहे हैं कि इस समय को यहाँ से करके मोबाइल, फोन, गाड़ी, इन तरह की जो भी भौतिक वस्तुएं हैं इन्हीं में लगा दे रहे हैं और बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है। पहले के लोगों को देखते होंगे, आपकी शादी में भी जाते थे। आज के लोगों को देखिए, शादी, दोस्तों, घर परिवार से मिलने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। किसी से पूछिए, 90 से 95% यही शब्द बोलेंगे, यार मेरे पास टाइम नहीं है। और इनके पास टाइम तब तक नहीं रहता है जब तक कि आप समझ रहे हैं कहाँ ना पहुँच जाए तब तक, यानी कि ये ऊपर ना पहुँच जाए तब तक इनके पास टाइम नहीं रहता है। पहले के आदमियों को देखिए, कितना भी व्यस्त हुआ करता था, फिर भी आपकी शादी किसी घर में हो रही किसी के यहाँ, तो वो जाया जरूर करता था। और निमंत्रण देने के लिए आप सोचिए कि कार्ड देने के लिए शादियों के 5-10 किलोमीटर जाते थे लोग। और आप सीता, किसी ने अभी सवाल पूछा हुआ था कि ये हकीकत है कि अयोध्या से श्रीलंका तक भारत पूरा पार करते हुए क्या सच में भगवान श्री राम गए हुए थे? तो तभी तो उन्हें पुरुषोत्तम राम कहा गया, तभी तो उन्हें याद रखा जा रहा है, उन्हें भगवान माना जा रहा है। आप समझ रहे हैं कि अपनी बीवी की खोज के लिए, अपनी पत्नी की खोज के लिए सब कुछ छोड़कर वो इतनी दूरी तय की। और आज के लोगों को देखिए, अगर बीवी चली जाए तो दूसरी पड़ोसन देख लेंगे, अपनी व्यवस्था कर लेंगे। तो हर कोई श्री राम नहीं बन सकता है, हनुमान नहीं बन सकता है। हकीकत रहा होगा तभी याद रख रहे हैं हम लोग। लेकिन आप भी समझ रहे हैं, आज 130-40 के करोड़ जनसंख्या पहुंच चुकी है, 130-40 करोड़। तो हर किसी को थोड़ी याद रखा जाएगा, उसी को याद रखा जाएगा जो आज इतिहास में कुछ काम करेगा। वरना डेली ही मर रहे हैं यहाँ अपने इंडिया में भी, कोई याद रखता है? कौन जा रहा है कोई? तो आज जो आप करोगे वही कल इतिहास बनेगा हमारा। 1944-45 में के.आर. नारायण जी ने दी हिंदू, यानी कि द हिंदू और द टाइम्स ऑफ इंडिया में पत्रकार के रूप में कार्य भी किया। इस दौरान 10 अप्रैल 1945 में उन्होंने महात्मा गांधी जी का इंटरव्यू लिया था। याद रखिए, द हिंदू, आज अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। द हिंदू और द टाइम्स ऑफ इंडिया, यही पढ़ने की सलाह दी जाती है आपको। 10 अप्रैल 1945 को इन्होंने महात्मा गांधी जी का इंटरव्यू किया। के.आर. नारायण जी को हमेशा से विदेश जाकर पढ़ाई करने का मन था, किंतु उनकी आर्थिक स्थिति उसकी इजाज़त नहीं देती थी, यानी कि आर्थिक स्थिति उनकी खराब थी। स्कॉलरशिप का भी उस समय प्रावधान नहीं था। सो के.आर. नारायण जी ने J.R.D. टाटा को एक चिट्ठी लिखी और मदद मांगी। टाटा ने उनकी मदद की और वे राजनीति विज्ञान की शिक्षा के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चले गए। 1948 में वे भारत लौट आए। उन्होंने प्रोफेसर लास्की ने उन्हें जवाहरलाल नेहरू जी से मिलवाया। नेहरू जी ने उन्हें IFS की नौकरी दिलवाई। फिर के.आर. नारायण जी ने 1949 में बर्मा चले गए। इस दौरान 1954 में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा भी दी। 1978 में IFS के रूप में जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो उसके बाद 1979 से 80 तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उपकुलपति रहे। इसके बाद 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने उन्हें 1980 से 84 तक अमेरिका का भारतीय एम्बेसडर के लिए नियुक्त किया, यानी कि एक तरह से राजदूत बनाया गया। अब बात करते हैं के.आर. नारायण साहब के राजनीतिक सफर क्या रहा।
इंदिरा जी के कहने पर 1984 में भी राजनीति में आ गए एवं लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव में उट्टापलल केरल में कांग्रेस की सीट से विजय होकर लोकसभा पहुंचे। याद रखिए, दक्षिण भारत में जो भी एक गांव भी होते हैं ये भी बड़े ऊटपटांग नाम रख दिए जाते हैं, समझ रहे। तो केरल से कांग्रेस की सीट पर विजय हुए 3 बार और लोकसभा पहुंचे। ये आपकी निम्न सदन होता है, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, संसद के 3 हिस्से होते हैं। तो जो आपके राज्यसभा होते हैं ये आपके विधायक चुनते हैं, विधायक इन्हें ही मनोनीत करते हैं राज्यसभा सदस्यों को। लोकसभा के सदस्य आपकी जनता द्वारा चुने जाते हैं और जो राष्ट्रपति होता है इन्हें आपकी लोकसभा, राज्यसभा और जो विधानसभा के सदस्य होते हैं निर्वाचित सदस्य, याद रखिए एक शब्द यहाँ, निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसके बारे में हम लोग बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं पॉलिटी में, ठीक है। 1985 में KR नारायण को राजीव गांधी सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी सम्मिलित किया गया। इन्होंने योजना, विज्ञान, विदेश से जुड़े मामले एवं तकनीक से जुड़े कार्य को संभाला। 1989 में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई तब KR नारायण जी एक विपक्षी सांसद के रूप में अपना कार्य देखते थे, किंतु जब 1991 में कांग्रेस वापस सत्ता में आई तब नारायण जी को कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी के कार्यकाल में KR नारायण जी 1992 में उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं। 1992 में 17 जुलाई 1997 में नारायण जी को राष्ट्रपति बना दिया गया। KR नारायण साहब को राष्ट्रपति बना दिया गया जुलाई 1997 में। उन्होंने सर्वसम्मति से राष्ट्रपति पद हासिल किया। राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उन्होंने दलित, अल्पसंख्यक एवं गरीबों के लिए बहुत कार्य किए और 2002 में KR नारायण जी का कार्यकाल समाप्त हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि 5 साल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का, और जुलाई 1957 से चला, 97 से, और जाकर 2002 में ख़त्म हो गया। इसके बाद आपने देखा होगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब आपके आए। इनके बारे में भी हम लोग इस लेक्चर की जस्ट बाद बात करेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में। अब लास्ट सफ़र की बात करते हैं KR नारायण साहब की। तो 5 नवंबर सन 2005 को आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल नई दिल्ली में उनका निधन निमोनिया बीमारी के कारण हो गया। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू के शांति वन के बाजू में इनका समाधि स्थल बनाया गया। क्या किया गया? समाधि स्थल बनाया गया, जिसे एकता का स्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे एकता का स्थल भी कहते हैं। और याद रखिए, वे लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले तथा राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति थे।